बच्चों, आज हम वॉल्यूम 1 का चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसके न्यूमेरिकल समझने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्या मतलब है। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स बिजनेस इज क्लोज्ड एंड द फॉर्म इज वाउंड अप। मतलब बिजनेस को बंद कर दिया गया है, फॉर्म का वाइंड अप कर दिया गया है। जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं वो अब खत्म हो गई, अब आगे बिजनेस नहीं चलेगा। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स एंड्स। मतलब पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन था म्यूचुअल एजेंसी वाला, पार्टनर्स एक दूसरे की तरफ से ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे, फर्म की तरफ से एक दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि इनके बीच का रिलेशनशिप खत्म हो गया। इट डिफर्स फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये दो अलग अलग बातें हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, या कोई नया पार्टनर आता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, इन सब कंडीशन में पुरानी पार्टनरशिप खत्म करके एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस बंद कर दिया जाता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। मतलब पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाती है जब फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एसेट्स आर रियलाइज्ड, आउटसाइड लायबिलिटीज एंड लोन बाय पार्टनर्स आर पेड। देखिए, जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो डिसोल्यूशन का मतलब है कि फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें रियलाइज किया जाएगा, बेच दिया जाएगा, और जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसका भी पेमेंट कर दिया जाएगा, और उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का भी सेटलमेंट किया जाएगा अगर अमाउंट अवेलेबल होगा तो। और दूसरी बात, कई बार ऐसे होता है कि एसेट्स बेच के जो अमाउंट रियलाइज होता है उससे आउटसाइड लायबिलिटीज भी पे नहीं हो पाती हैं। मतलब इतना कैश नहीं होता है कि सारी लायबिलिटीज पे हो सकें, एसेट्स बेच के इतना पैसा नहीं आया है, तो उस कंडीशन में जो शॉर्टफॉल होता है उसे जो पार्टनर्स हैं वो मीट करते हैं। वो अपनी प्राइवेट एसेट्स में से पैसा लेकर आते हैं जिससे कि फर्म की जो लायबिलिटीज हैं उनका पेमेंट किया जाए। तो ये पूरा प्रोसीजर है डिसोल्यूशन का, जिसमें क्या क्या अकाउंट बनाए जाते हैं ये देख लीजिए। ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं, ये वो सारे अकाउंट हैं जो कि हम किसी पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन के समय बनाते हैं। सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट से देखिए, जब पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो सारे अकाउंट्स क्लोज होंगे, चाहे एसेट्स के हों, चाहे लायबिलिटीज के, चाहे कैपिटल के। बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट दिखाई दे रहे हैं वो सब क्लोज होंगे। रियलाइजेशन अकाउंट से एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद जो लोन बाय पार्टनर है, फर्म को पार्टनर्स ने लोन दिया हुआ है, उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स के लोन अकाउंट का जो क्लोजर है वो रियलाइजेशन अकाउंट से नहीं होता है, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसका भी सेटलमेंट सेपरेट अकाउंट बना के किया जाएगा, रियलाइजेशन से नहीं होगा। इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैंक एंड कैश अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट हैं जो कि हमें बनाने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन अकाउंट। आज हम वही सीखने वाले हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या ट्रांसफर किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। देखिए, फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो जितनी भी एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रही हैं, हमें सबका अकाउंट क्लोज करना है और सबको रियलाइज करना है। तो सारी एसेट्स रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफर होती हैं। एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू वेरियस एसेट्स। सारी एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। देखिए, एसेट्स के अकाउंट कैसे क्लोज होते हैं। देखिए, एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो हम सारी एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स। हम इंडिविजुअली एसेट्स का नाम लिखेंगे, जो भी एसेट्स होगी, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, डेटर्स है, सबका नाम लिखेंगे। तो ये हमारी एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। लेकिन बैलेंस शीट के एसेट साइड में बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि यहाँ पर ट्रांसफर होकर उन्हें क्लोज नहीं किया जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं की जाएंगी, उसके लिए मैं बता रहा हूँ नोट नंबर 1।
देखिए अब मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखूंगा जो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ कैश एंड बैंक, क्योंकि कैश एंड बैंक ऑलरेडी लिक्विड एसेट है, इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करके क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है और हम इसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, अलग से अकाउंट बनता है। इसके अलावा बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर P&L का डेबिट बैलेंस है जो कि लॉस होता है वो आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L अकाउंट। इसके अलावा लोन टू पार्टनर, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए अलग से सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर के लोन का सेटलमेंट करने के लिए। इसके अलावा जो डेफर्ड एक्सपेंस होते हैं, जो फिक्टिशियस एसेट होती है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये भी कोई टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट नहीं है जिसको कि हम रियलाइज़ करें, उसे भी यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं क्योंकि ये एक लॉस है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूट करने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। इस तरीके से ये अकाउंट क्लोज होगा। इसके अलावा पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अगर बैलेंस दिए हैं, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, अगर उनका डेबिट बैलेंस होगा तो आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देंगे, उन्हें भी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना है क्योंकि जो करंट अकाउंट के बैलेंस होते हैं उन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ये एंट्री हो जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम रियलाइजेशन के DR में ट्रांसफ़र करके क्लोज नहीं करेंगे। इनको क्लोज करने के लिए देखिए कैश एंड बैंक का सेपरेट अकाउंट बनेगा, P&L पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर क्लोज हो जाएगा, लोन टू पार्टनर का सेपरेट अकाउंट बना के सेटलमेंट होगा, डेफर्ड एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट होकर क्लोज हो जाएगा, करंट अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर रियलाइजेशन में DR करके ट्रांसफ़र नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं वो सब हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। लाइबिलिटीज़ के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस, और हम उन्हें डेबिट करके ही क्लोज करेंगे। तो देखिए फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ अकाउंट एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटीज़, केवल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को ही यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो देखिए एक्सेप्ट दीज, मतलब इनके अलावा जो होंगी वो ट्रांसफ़र होंगी। तो कौन सी नहीं होंगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे क्योंकि कैपिटल का सेटलमेंट सेपरेट अकाउंट बना के किया जाता है। इसके अलावा जो फ्री रिजर्व हैं, फ्री रिजर्व का मतलब जनरल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे जनरल रिजर्व है तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इनको इस तरीके से क्लोज किया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसके अगेंस्ट क्लेम है कोई वर्कमैन कंपनसेशन का। अगर कोई क्लेम नहीं है तो हम वर्कमैन कंपनसेशन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसे सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर क्लेम एग्जिस्ट करता है वर्कर्स के कंपनसेशन के अगेंस्ट तो हम यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन जितना क्लेम एग्जिस्ट करता है उतना ही ट्रांसफ़र करेंगे। अगर हमारे पास रिजर्व ज़्यादा है और क्लेम कम है तो जितना क्लेम होगा केवल उतना ही यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और बाकी का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में P&L का बैलेंस भी होता है जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है। ये भी कोई लाइबिलिटी नहीं है एक्सटर्नल जिसका कि हम पेमेंट करें, ये तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो ये हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करना है। इसके अलावा लोन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, उसका पेमेंट सेपरेट अकाउंट बना के किया जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इन एसेट्स को बेच के जो पैसा आता है पहले उसका यूज़ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए किया जाता है, उसके बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करने के लिए, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। इसीलिए ये अकाउंट सक्सेसिव ऑर्डर में बनते हैं।
पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स के लोन के अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनता है। तो लोन बाय पार्टनर भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये तो हो गई वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होंगी। तो आप इन दो नोट को ध्यान रखिएगा, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं तो इन चीज़ों को हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, और इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो सब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो ये तो हो गया हमारा रियलाइजेशन में केवल ट्रांसफ़र का काम। देखिए यहाँ पर अगर एक और रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए यहाँ पर जो एसेट्स ट्रांसफ़र की हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई रिजर्व बना हुआ है तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एसेट के अगेंस्ट ही बना हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा डेटर्स के अगेंस्ट एक प्रोविज़न बना होता है पीबीडी, तो वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी ट्रांसफ़र की एंट्री। अब एंट्री इसकी समझ लीजिए, जैसे WCR ट्रांसफ़र हो रहा है तो WCR अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, IFR अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, PBD अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। तो ये सारी एंट्रीज इस तरीके से होंगी। ये तो अभी हमने बात की है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अकाउंट को क्लोज करने की, ट्रांसफ़र करके रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम इन एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे। देखिए एसेट्स रियलाइज़ होंगी यहाँ से। दो तरीके हैं रियलाइज़ करने के। एसेट्स को रियलाइज़ दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो सोल्ड बाय फर्म, अगर फर्म इन एसेट्स को बेच दे, और दूसरा तरीका है टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर भी एसेट को टेक ओवर कर सकता है। अगर फर्म एसेट्स को बेचती है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करके लेके जाता है तो फर्म उसके कैपिटल अकाउंट में DR कर देगी एसेट की वैल्यू के पैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन पे क्या इफेक्ट आएगा इसका? बाय कैश, अगर फर्म ने कैश में एसेट को बेचा है, और अगर कोई पार्टनर लेके गया है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस इंडिविजुअल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट DR हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं एसेट्स को रियलाइज करने के। तो ये एसेट्स को हमने रियलाइज करने की बात कर ली। देखिए यहाँ पर जो एसेट है वो यहाँ रियलाइज हो रही है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी एसेट है जो यहाँ पर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं थी। ऐसी एसेट को अनरिकॉर्डेड एसेट कहा जाता है। अनरिकॉर्डेड एसेट को रियलाइज करने का भी यही तरीका है। अगर फर्म कैश में बेच रही है अनरिकॉर्डेड एसेट को तो कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। तो ये तो हो गया हमारा एसेट्स के रियलाइजेशन की बात। अब हम लायबिलिटीज़ के पेमेंट की बात करेंगे। जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं उनका पेमेंट किया जाएगा, और जो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो नहीं हो रही है, अगर उसका भी पेमेंट किया गया है तो यहाँ से किया जाएगा। अगर फर्म ने पेमेंट किया है तो टू कैश, अगर फर्म की तरफ से कोई पार्टनर पेमेंट कर देता है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये देखिए ये दो चीज़ें क्या हैं? पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस। अगर फर्म में डिसोल्यूशन प्रोसेस में कोई खर्चा हुआ है तो वो खर्चा भी इसी तरीके से पे किया जाएगा। अगर फर्म ने पे किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश, और फर्म की तरफ से अगर किसी पार्टनर ने पे कर दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दो एंट्री होंगी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड एक्सपेंस के लिए। पहली कंडीशन है पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश। अगर फर्म की तरफ से कोई पार्टनर पे करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा हो गया एसेट्स लायबिलिटीज का ट्रांसफर, और उसके बाद एसेट्स का रियलाइजेशन और लायबिलिटीज का पेमेंट। ये हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करना पड़ेगा। अगर डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है तो ये लॉस है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लॉस पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जितने भी पार्टनर हैं, मान लीजिए ABC, तीनों में बांट देंगे। और अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो इधर डिफरेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए गेन है, इस गेन को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये तो हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। आप रियलाइजेशन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसकी एंट्रीज भी मैंने आपको बता दी हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रियलाइजेशन के एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, अब हम वो सीख लेते हैं। तो देखिए ये वो सारी जर्नल एंट्रीज हैं जो कि रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड अलग अलग कंडीशंस में की जाती हैं। सबसे पहली एंट्री है रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर। अगर फर्म किसी पर्टिकुलर पार्टनर को अपॉइंट करती है रियलाइजेशन का, डिसोल्यूशन का काम करने के लिए,
और उसके बदले में उसे कुछ रेम्यूनरेशन देती है, तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, रेम्यूनरेशन के बदले में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर ना करे। रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर तभी बियर करेगा जब क्वेश्चन में ये कहा जाएगा। अदरवाइज अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेट किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करेगा। तो ये तो रेम्यूनरेशन देने की एंट्री हो गई, क्योंकि फर्म रेम्यूनरेशन दे रही है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो जो भी एक्सपेंस फर्म बियर करती है वो रियलाइजेशन में DR होते हैं। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस बोन बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। यहाँ पर रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, फर्म को बियर करना है और फर्म ने ही पे किया है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तीसरी कंडीशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोन बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर तो फर्म को करना है, लेकिन फर्म के बिहाफ पर किसी पार्टनर ने पे कर दिया है वो एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो DR होगा, लेकिन टू कैश नहीं होगा। कैश अकाउंट CR इसलिए नहीं होगा क्योंकि पेमेंट फर्म ने नहीं किया है, फर्म की तरफ से किसी पार्टनर ने किया है, तो फर्म उसको कंपनसेट करेगी उसके कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट करके। तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर कर रहा है, क्यों बियर कर रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करेगा। इसके बदले में हो सकता है फर्म ने उसको रेम्यूनरेशन दी हो, तो रेम्यूनरेशन की एंट्री तो हो चुकी होगी। यहाँ पर अब हम बात करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस की। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पार्टनर बियर कर रहा है और पेमेंट भी पार्टनर ने किया है, तो उस कंडीशन में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जब ये पार्टनर एक्सपेंस बियर कर रहा है तो ये फर्म का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में तो DR होगा नहीं, और फर्म का कैश भी नहीं गया है, क्योंकि पेमेंट किसने किया है? पार्टनर ने अपनी तरफ से अपने पर्सनल कैश में से पेमेंट किया है, तो इसीलिए कैश अकाउंट में CR भी नहीं होगा। तो इस एक्सपेंस का फर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोन बाय पार्टनर एंड बट पेड बाय फर्म। यहाँ पर देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर तो पार्टनर को करना है, लेकिन उसकी तरफ से फर्म ने पे किया है। देखिए, फर्म उसकी तरफ से एक्सपेंस पे कर रही है, लेकिन ये एक्सपेंस फर्म बियर नहीं करने वाली है, ये एक्सपेंस पार्टनर को ही बियर करना है, इसलिए फर्म उसके कैपिटल अकाउंट में से वो अमाउंट DR कर देगी जो कि फर्म ने उसके बिहाफ पर पे किया है। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। कंसर्न्ड इसलिए लिखा है, जो भी जिस भी पार्टनर का नाम लिखा होगा उसी का कैपिटल अकाउंट DR होगा, तो कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेनली ये तो रेम्यूनरेशन की हो गई। ये जो दो एंट्री हैं, इसमें एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? फर्म बियर कर रही है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट दोनों में DR हो रहा है। यहाँ पेमेंट भी फर्म ने किया है, तो इसलिए टू कैश लिखा है। यहाँ पेमेंट पार्टनर ने किया है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो चौथी और पांचवी कंडीशन है, इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बियर कर रहा है, इसलिए आपने देखा रियलाइजेशन अकाउंट DR नहीं हुआ है। पहली इसमें पार्टनर ने ही पेमेंट किया है, इसलिए कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पार्टनर की तरफ से फर्म ने पे किया है, इसलिए फर्म ने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से वो अमाउंट डिडक्ट कर दिया है, DR कर दिया है। तो ये 5 एंट्रीज हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड, इन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी की बुक वैल्यू 1,60,000 रुपये है, इसे 3 लाख रुपए में बेच दिया गया है थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। तो देखिए, ये जो 3 लाख रुपए में हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बिकी है, इस पर 2% कमीशन दिया गया है ब्रोकर को। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखिए, एसेट्स को रियलाइज करने की एंट्री करने से पहले आप इस फॉर्मेट को समझ लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को। देखिए, एसेट्स को क्या किया जाता है? पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर रियलाइज किया जाता है रियलाइजेशन के CR से। तो यहाँ पर एक एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, उसको रियलाइज करना है तो उससे पहले हमें उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जहाँ आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जा रही हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रियलाइजेशन और पेमेंट की, वहाँ आपको ये मानकर चलना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। हमें केवल एसेट के रियलाइजेशन की और लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस के पेमेंट की एंट्री देनी है। फिर भी हम इस क्वेश्चन में पहले ट्रांसफ़र की एंट्री भी कर लेते हैं। जैसे ये लैंड एंड बिल्डिंग को हम ट्रांसफ़र करेंगे बुक वैल्यू पर, तो
तो ये जो बुक वैल्यू है ये रियलाइजेशन के डीआर में ट्रांसफर होगी। यहाँ पर सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होती हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो इस लैंड एंड बिल्डिंग को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे। 1,60,000 इसकी बुक वैल्यू है, तो ये हो गई ट्रांसफर एंट्री। वैसे हमें ट्रांसफर एंट्री नहीं देनी होती, हमें केवल एसेट के रियलाइजेशन की एंट्री देनी है। और एसेट को देखिए रियलाइज कितने में किया गया है, 3 लाख रुपए में, लेकिन यहाँ पर बताया है कि 2% कमीशन भी दिया गया है इस डील पर। तो नेट हमारे पास कितना पैसा आया होगा, देखिए एसेट की जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो निकालेंगे। 3 लाख रुपए की एसेट है, 3 लाख रुपए में बिकी है और 2% कमीशन गया है, तो 3 लाख का 2% 6,000 कमीशन जाएगा, तो नेट कितना पैसा मिलेगा फॉर्म को, 2,94,000। और एसेट को रियलाइज कहाँ से किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर से। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। तो देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, एसेट अगर रियलाइज होगी तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, या फिर कोई पार्टनर टेक ओवर करके लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। कितना कैश रियलाइज होगा, 2,94,000। तो एंट्री होगी कैश या बैंक लिख सकते हैं, तो बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेट जो हमें रियलाइज हुआ है 2,94,000 ब्रोकरेज काट के, उसी को लिखा जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, पास द जर्नल एंट्री व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड एट 10,000 एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो देखिए यहाँ पर फर्म ने एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट किया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लायबिलिटीज का पेमेंट यहाँ से होगा, यहाँ लिखा हुआ लायबिलिटी एंड एक्सपेंस पेड। चाहे लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, पेमेंट यहीं से होगा। और एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर किसी पार्टनर ने पे किया है। तो यहाँ पर यही बताया है कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसका पेमेंट हुआ है। तो पेमेंट किसने किया है, फर्म के एक पार्टनर एक्स ने पेमेंट किया है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट वही भरा जाएगा जितना कि पे किया गया है। तो 10,000 रुपये पे किया है एक्स ने इस लायबिलिटी के लिए फर्म की तरफ से, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 रुपये से एंट्री हो गई है हमारी। इसके बाद बताया है बी पार्ट इसका, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 15,000 is given to Rakesh, a creditor of rupees 22,000 at an agreed value of 12,000 towards the part payment of his dues। देखिए यहाँ पर एसेट और लायबिलिटीज आपस में सेटल हो गई हैं। जब एसेट और लायबिलिटीज आपस में सेट ऑफ हो जाती हैं तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है। यहाँ देखिए क्रेडिटर्स कितने के हैं, 22,000 रुपये के, और इनको एक सेटलमेंट में मशीन दी गई है। मशीन की बुक वैल्यू तो हालांकि 15,000 है, लेकिन इसको क्रेडिटर राकेश ने 12,000 रुपये में टेक ओवर किया है। तो 22,000 रुपये की लायबिलिटी में से 12,000 रुपये तो मशीन से सेटल हो गए, तो इसकी नो एंट्री होगी। कोई एंट्री नहीं की जाती है जब एसेट और लायबिलिटीज आपस में सेटल हो जाते हैं। लेकिन क्रेडिटर का फुल सेटलमेंट तो नहीं हुआ है, क्योंकि 22,000 का क्रेडिटर है और मशीन 12,000 रुपये में ली है उसने, तो बाकी 10,000 रुपये फॉर्म को पे करना पड़ेगा। और लायबिलिटी के पेमेंट की एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं है कि फॉर्म की लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने पे किया है, तो हम ये मानेंगे कि फॉर्म ने पे किया है। तो बाकी के जो 10,000 रुपये रह गए हैं उसके पेमेंट की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो देखिए जो 22,000 में से 12,000 रुपये मशीन से सेटल हो गए, उसकी नो एंट्री, और जो बाकी रह गए हैं 10,000 उसका पेमेंट किया है, उसकी एंट्री हमने दे दी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹600 टू बी बोन बाय द फर्म एंड आर पेड बाय मोहन अ पार्टनर। यहाँ पर देखिए रियलाइजेशन के जो 600 रुपये के एक्सपेंस है ये किसको बियर करने हैं, फर्म को, लेकिन पेमेंट किसने किया है, मोहन ने, जो कि एक पार्टनर है।
देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड जर्नल एंट्रीज में आपको लिखवा चुका हूँ, टोटल 5 केस हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्म ने बियर किया है लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर। तो इस कंडीशन में एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मोहन है तो टू मोहन्स कैपिटल। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं इस फॉर्मेट से। देखिए लायबिलिटी एंड एक्सपेंस पे यहाँ से होगा, इस एक्सपेंस का पेमेंट किसने किया है, पार्टनर ने, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट DR टू मोहन्स कैपिटल। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस 600 रुपये के हैं। नरेशन दे देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय मोहन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। इसके बाद देखिए सेकंड वाला कहा है कि मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म was asked to carry out dissolution of the firm for which he was allowed a salary of 2000। मतलब मोहन को रियलाइजेशन करने का काम दिया गया है, इसके बदले में फर्म उसे 2000 रुपये देगी। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, रियलाइजेशन में DR होगा, लेकिन फर्म पार्टनर को कैश पेमेंट ना करके उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन दे दी, रेम्यूनरेशन पेड टू मोहन। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन दिया है कि मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 टेकन बाय अ क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इन सेटलमेंट। देखिए सेटलमेंट वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये जो मोटर कार है उसे हमारा क्रेडिटर 40,000 रुपये के सेटलमेंट में ले गया है। मतलब अब ना तो हमें क्रेडिटर को कुछ पैसे देने हैं और ना ही हमें मोटर कार का जो एक्सेस बुक वैल्यू है वो मिलेगी। तो यहाँ पर एसेट और लायबिलिटीज आपस में सेट ऑफ हो गए हैं, ना तो पैसा आ रहा है और ना ही पैसा जा रहा है। तो इस कंडीशन में नो एंट्री। देखिए एसेट और लायबिलिटी से जब तक पैसा रियलाइज नहीं होगा या पे नहीं होगा तब तक कोई एंट्री नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 वर टू बी बोन बाय अ पार्टनर मोहन बट वर पेड बाय द फर्म। तो देखिए यहाँ पे जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस है 10,000, इसे एक पार्टनर बियर करेगा, लेकिन इनका पेमेंट फर्म के द्वारा किया गया है। देखिए जो एक्सपेंस कोई पार्टनर बियर करता है उस एक्सपेंस को रियलाइजेशन में DR नहीं किया जाता है। रियलाइजेशन में केवल वही एक्सपेंस DR होते हैं जिनको फर्म ने बियर किया है। इस एक्सपेंस को पार्टनर ने बियर किया है, लेकिन पेमेंट फर्म ने किया है। तो फर्म इस एक्सपेंस का जो पेमेंट कर रही है 10,000, वो पार्टनर मोहन के बिहाफ पर कर रही है। इसलिए इसका जो अमाउंट है 10,000 वो मोहन के कैपिटल अकाउंट में से एडजस्ट करके पे किया जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। तो ये 10,000 रुपये मोहन के कैपिटल अकाउंट में DR हो रहे हैं क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट में से ये 10,000 रुपये काटे जाएंगे, और कैश अकाउंट में CR इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फर्म का कैश जा रहा है। सेकंड देखिए कहा है महेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंस। ये महेश एक पार्टनर है, इसको 25,000 रुपये रेम्यूनरेशन दी गई है और ये सारे एक्सपेंस बियर करेगा। अब एक्सपेंस कितने हुए, किसने पे किए, इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम केवल ये रेम्यूनरेशन पे करने की एंट्री कर देंगे। देखिए फर्म रेम्यूनरेशन पे कर रही है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट में DR होगा, लेकिन फर्म इसका कैश पेमेंट तो करेगी नहीं क्योंकि पार्टनर को दिया जाना है ये 25,000 रुपये। तो ये महेश के कैपिटल अकाउंट में CR कर दिए जाएंगे 25,000। ये नरेशन दे दी हमने, रेम्यूनरेशन पेड टू महेश। तो 25,000 से महेश का कैपिटल अकाउंट CR हो जाएगा। इसके बाद दिया है सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंस। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। देखिए यहाँ पर फर्म ने सुरेश को 20,000 रुपये से रेम्यूनरेट किया है क्योंकि वो रियलाइजेशन का काम फर्म की तरफ से देख रहा है, और इसके बदले में वो रियलाइजेशन के एक्सपेंस बियर करेगा। और फर्म ने रियलाइजेशन के एक्सपेंस 5,000 पे किए हैं। इसका मतलब ये जो 5,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ने पे किए हैं ये सुरेश के बिहाफ पर पे किए हैं, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस तो अब सुरेश को बियर करने हैं। तो यहाँ पर हमें पहले रेम्यूनरेशन की एंट्री देनी है। ये रेम्यूनरेशन फर्म ने पे किया है, किसको पे किया है,
सुरेश को। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ये 20,000 फर्म ने सुरेश को रेम्यूनरेशन दे दिया। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है अब रियलाइजेशन के एक्सपेंस सुरेश बियर करेगा। अब देखिए जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस है 5,000 ये फर्म ने पे किए हैं, जबकि ये बियर किसको करने हैं, सुरेश को। इसका मतलब फर्म ने पे किए हैं सुरेश के ब्याह पर। तो ये जो 5,000 रुपये हैं ये रियलाइजेशन में DR नहीं होंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस जो 5,000 का है ये सुरेश को बियर करना है, फर्म ने पे किया है, इसलिए फर्म उसके कैपिटल अकाउंट में ये पैसा DR कर देगी। तो एंट्री होगी सुरेश कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो हमने यहाँ नरेशन दे दी कि एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ सुरेश। फर्म ने ये 5,000 सुरेश के बिहाफ पर पे किए हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पहला दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 10,000 एंड पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक अ पार्टनर विद whom इट was एग्रीड एट 7,500। देखिए रियलाइजेशन के एक्सपेंस 10,000 हुए हैं और ये किसने पे किए हैं, फर्म ने। किसके बिहाफ पे, आलोक के बिहाफ पे। इसका मतलब ये जो एक्सपेंस है 10,000 पे ये आलोक को बियर करने होंगे, लेकिन आलोक के बिहाफ पर फर्म ने पे किए हैं। आलोक वो पार्टनर है जिसके साथ फर्म का एग्रीमेंट हुआ था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे 7,500 रुपये, जो कि फर्म आलोक को कंपनसेट करेगी। तो यहाँ पर फर्म आलोक को 7,500 रुपये रेम्यूनरेट करेगी। उसके बाद जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस है वो आलोक को बियर करने हैं। तो देखिए पहले तो रेम्यूनरेशन की एंट्री कर लेते हैं। फर्म ने 7,500 रुपये में एग्रीमेंट किया है रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए आलोक के साथ। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू आलोक कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 7,500 रुपये फर्म ने आलोक को दिए हैं ये तो फर्म को ही बियर करने हैं, इसीलिए रियलाइजेशन में DR हुआ और आलोक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे, क्योंकि फर्म आलोक को दे रही है तो उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ कि जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस है वो अब आलोक को बियर करने हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। और रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने हुए हैं, 10,000, जो कि किसने पे की हैं, फर्म ने आलोक के बिहाफ पर। इसका मतलब ये जो 10,000 फर्म पे करेगी ये रियलाइजेशन में DR नहीं होगा। रियलाइजेशन में केवल ये वाले 7,500 DR होंगे जो कि फर्म ने आलोक को दिए हैं, जितने में फर्म ने आलोक के साथ एग्रीमेंट किया है। अब रियलाइजेशन के जितने भी खर्चे होंगे वो आलोक को बियर करने हैं। अब फर्म ने पे किया है तो फर्म आलोक के कैपिटल में से ये 10,000 रुपये DR कर देगी, क्योंकि ये पेमेंट फर्म ने आलोक के बिहाफ पर किया है। तो एंट्री हो जाएगी आलोक कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। नरेशन दे देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक। ये 10,000 रुपये के एक्सपेंस है। इसके बाद बी वाला का है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 5,000। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बियर 2,000 एंड द बैलेंस बाय रविंदर अ पार्टनर। मतलब जो रियलाइजेशन के खर्चे हैं 5,000 रुपये, इसमें से फर्म कितना बियर करेगी, 2,000, और बाकी कौन बियर करेगा, रविंदर, जो कि एक पार्टनर है। लेकिन देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि ये जो 5,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस है ये पे किसने किया है। जब आपको क्वेश्चन में एक्सपेंस के पेमेंट की इंफॉर्मेशन ना दी हो तो उस कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि जो इस एक्सपेंस को बियर करेगा वो ही इसका पेमेंट कर रहा है। तो फर्म इस 5,000 में से कितना बियर कर रही है, 2,000 रुपये। तो फर्म केवल 2,000 ही पे करेगी। बाकी जो 3,000 रविंदर को बियर करना है वो रविंदर ही पे करेगा। रविंदर बियर कर रहा है, रविंदर ही पे कर रहा है, मतलब पार्टनर बियर कर रहा है वो पार्टनर ही पे कर रहा है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जो 2,000 फर्म बियर करेगी और फर्म पे करेगी इसकी हम एंट्री कर लेंगे। देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस जब फर्म बियर करती है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में DR किया जाता है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। 2,000 रुपये फर्म ने बियर किया है, पे किया, उसकी एंट्री कर देंगे। बाकी जो 3,000 रुपये पार्टनर बियर कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद थर्ड वाला दे रखा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 है पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये जो रियलाइजेशन के 10,000 रुपये के खर्चे हुए हैं ये एक पार्टनर अमित ने पे किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की तरफ से। इसका मतलब ये एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, फर्म, लेकिन पे किसने किए हैं, पार्टनर ने। तो फर्म बियर कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो DR करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट DR। लेकिन टू बैंक नहीं करेंगे क्योंकि फर्म की तरफ से पार्टनर ने पे किया है
तो फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इस अमाउंट को सीआर कर देगी। नरेशन दे देंगे, एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे।